अच्छा जी, बड़े मज़े मज़े के आप लोगों ने क्विज में जवाब दिए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दोनों में डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी जो है काफ़ी लोगों का सही है। क्वेश्चन नंबर 1 डी आंसर जो लिखा है, नाइन अपॉन 4 ln x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 4 ln x प्लस 1 प्लस सी। देखिए जाएगा, जो मैंने आंसर दिए हुए थे उसमें ln c ले लिया था और इनको इकट्ठा कर दिया था। यहाँ तो एक्चुअल आंसर है ये, जो काफी लोगों ने सही लिखा है, लेकिन सबसे पहले ये नुमान ने भेजा था तो इसने जो है ऑल्टरनेट कर दी है पावर को, 9/4 और 1/4 को चेंज कर दिया है, तो इस वजह से उसका ये रॉन्ग हो गया है। शहीर ने दोनों में माइनस लिखा है, x माइनस 1 लिखा है, तो इसलिए उसका भी रॉन्ग हो गया है। सैयदा इकरा ने तो पता नहीं क्या किया है इसके साथ, उसने +3 ले लिया है इनफैक्ट क्वेश्चन में, इसकी वजह से पता नहीं क्या जवाब निकाला है। लेकिन जो मज़े की बात है, आवाज़ आ रही है? हेलो, क्या हुआ? आ रही है बस। अच्छा, दो बड़े मज़े की जो तस्करा है वो मैं करूं। मोहम्मद साद हसन और मोहम्मद सुहेब, ये दो शख्सियत ऐसी हैं जिन्होंने दोनों जगह पर दोनों ने अपना डिफरेंट सेम गलती। चीटिंग जो है वो सही सवाल करने पर नहीं पकड़ी जाती, चीटिंग पकड़ी जाती है कि भाई दो लोग एक जैसी गलती कैसे कर देते हैं और करीब भी नहीं बैठे हुए, तो दोनों की गलती एक जैसी कैसी हो गई। और वो ये गलती ये है कि दोनों ने इसके जो फैक्टर बनाए हैं वो x माइनस 3 और x प्लस 3 फैक्टर बनाए हैं। तो मोहम्मद साद और मोहम्मद सुहेब, इन्होंने जो आंसर लिखा है, एक जगह पे x माइनस 3 है तो एक जगह पे x प्लस 3 है, तो ये दो अलग से ही आंसर थे। लेकिन जो ज़्यादातर सवाल गलत किया है लोगों ने वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसका आंसर भी डी था, और वो तकरीबन तमाम लोगों ने गलत लिखा है, सिवाय चंद लोगों के, 2-3 अफराद हैं जिनके का वो सही आंसर है, तो वो डी नहीं है बल्कि उसमें मौजूद है सी आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा ट्राई कर कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं कि लोगों ने क्या गलती की है। अपनी गलती चेक कर लेना, क्योंकि अक्सरियत की गलती एक जैसी है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के आमतौर पे लोगों ने सही जवाब दिए हैं, माँ सिवाय एक के, और वो है शिजा सुहेल ने आंसर में डी लिख दिया है, जबकि वो सी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। जाहिर होमोजीनस नजर आ रहा है, तो पहले तो आप dx की पार्ट को उधर ले जाओ, x dy इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई dx, और फिर इसे dy अपॉन dx की फॉर्म लिख लो, तो दैट विल बी माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई x, और फिर जाहिर है सब्स्टिट्यूशन v प्लस एक्स dv अपॉन dx which gives you minus x plus vx divided by x। x कॉमन लोगे
तो -1 प्लस v बच जाएगा। इस v को जब उधर ले जाओगे तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू -1 माइनस v, एक माइनस v और आ गया। अगर अगेन माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 2v। वेरिएबल सेपरेट करोगे तो dv अपॉन 1 प्लस 2v, या चाहो तो 2v प्लस 1 लिख लो और माइनस को वहीं छोड़ा तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। dv अपॉन 1 प्लस 2v प्लस dx अपॉन x इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा और इसको फिर आप इंटीग्रेट कर लें। तो इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर dv है, तो अगर 2v प्लस 1 लिखते हो इसे तो 2 ऊपर होना चाहिए। अब दो तरीके हैं आपके पास, तो या तो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या ये कि इसी को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो अगर इसे 2 और से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 का मतलब रूट हो जाएगा। फिर तो रूट तो खैर किसी ने भी नहीं लिखा अक्सरियत ने यही है कि यहाँ पर 2 किया और यहाँ भी 2 कर दिया। तो अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये हो जाएगा ln 2v प्लस 1 और ये 2 ln x हो जाएगा और ये ln c। तो जाहिर है एडिशन है तो मल्टीपल की फॉर्म है 2v प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर की वजह से गड़बड़ की है लोगों ने, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं लिखा है, जो गलत लिखा है जिन लोगों ने। तो अगर यहाँ हाफ रखते हो, यहाँ 2 नहीं लेते हो तो यहाँ रूट आना चाहिए। तो रूट तो किसी ने भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब वैसे एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए था। एंड दिस इज इक्वल टू सी। तो जब आप y की वैल्यू वापस पुट करोगे 2y अपॉन एक्स, v की वैल्यू इन टर्म ऑफ y प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। एलसीएम लोगे तो ये 2y प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो ये जो x है ये इस x से कैंसिल हो जाएगा और एक x बाकी बचेगा। तो चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, चाहो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू सी, दैट विल बी द आंसर। और ये पेपर में मौजूद था जिसका निशान भी सी था। तो अक्सर ने डी लिखा है, जिन्होंने सी लिखा है उनका सही है, जिसने डी लिखा है ये एक्स की वजह से वो जाहिर है गलत हो गया। तो ये तो था क्विज के बारे में कुछ। अब चलते हैं वापस हम अपने आर्टिकल की तरफ। एक सवाल पिछले आर्टिकल से रिलेटेड और कर लेते हैं, और यह है एग्जाम्पल नंबर 3। डी क्यूब प्लस 1 y इज इक्वल टू 1 प्लस e माइनस x एंड प्लस e2x। जो आपको जो शीट दी हुई है उसमें ये सवालात मौजूद है, इसलिए मैं इसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। रिड्यूस इक्वेशन बनाओ। रिड्यूस इक्वेशन डी क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0।
ऑक्सिलरी इक्वेशन m क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो m क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इसका फैक्टर बना के दो, yc निकाल के दो, क्या आया yc? सर जी सर मिड टर्म में किस तरह होगा, मतलब हमारे एग्जाम्स डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम कौन सा वाला एग्जाम? मिड टर्म होने वाले हैं? कल क्विज जो होगा। नहीं, मिड टर्म मिड टर्म अभी कहाँ है? जुलाई की सेकंड वीक में ना। अनाउंस कर दिया है सर वो तो आ गया था स्केड्यूल में। और पहले आ गया था, लेकिन अभी तक उसका तरीक़ाकार तय नहीं हुआ है, तो इसलिए इतला आएगी। स्केड्यूल तो आ गया था कि जुलाई के मिड में है। तो ये जो चैप्टर हम ख़त्म करेंगे यहाँ तक का आपका मिड टर्म का कोर्स होगा। सही है, लेकिन किस तरह लेंगे, कोई तरीका, ये पूछ रही हूँ। वही मैं बता रहा हूँ ना, अभी कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। ये आ गया था, स्केड्यूल आ गया था, लेकिन ये कि मेरी के यही कल बात हुई है कि मेरे पास जो एक लिस्ट पड़ी हुई थी उसके हिसाब से 29 जून को आपका मिड टर्म था। तो मैंने कहा अभी तक कोई पता नहीं है कि पेपर सबमिट करना है, क्योंकि पेपर तो वो लोग प्रिंट करके देते थे ना, हम सबमिट कर देते थे जब। तो अब कुछ पता नहीं है, तो अभी वो बता रहे हैं कि मुझे बताया गया कि ये अभी आप इंतज़ार करें अनाउंसमेंट का। तो इसलिए चलिए इस सवाल को करें, लेकिन ये कि मैं कल क्विज़ है आपका दूसरा, जो चैप्टर 1 के जो बाकी रिमेनिंग आर्टिकल थे उससे रिलेटेड है। फैक्टर बनाओ, आईसी बताओ क्या लिखूं? क्या भाई, इतना बड़ा काम थोड़ी दे दिया मैंने। एम क्यूब प्लस 1 के फैक्टर बनाने नहीं आ रहे आप लोगों को? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है भाई। ये क्या लिखवा रहे हो? बताओ क्या लिखूं भाई?
इतने टाइम का काम नहीं था भाई, मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हो तुम लोग। एम क्यूब प्लस वन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, फैक्टर्स m प्लस वन एंड m स्क्वायर माइनस m प्लस वन आर फैक्टर्स। और जाहिर है कि m इज इक्वल टू माइनस वन और ये वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, दोनों को अलग अलग अपॉन टू लिख दो आयोटा। These are the roots. Therefore, YC is equal to, पहले इसके लिए लिख लो a1 e raised to power minus x plus a2 sin under root 3 upon 2x plus a3 cos under root 3 upon 2x. And this is the real part, e raised to power x. This is YC. Now YP, consider equation number one, equation number one. ये वन है, ये टू है, ये थ्री। This is equation number one. Equation number one को y is equal to वन अपॉन b क्यूब प्लस वन, और अब यहाँ पर आपके पास तीन टर्म है। ये वन को बेहतर है कि इसे भी एक्सपोनेंशियल में लिख लो, वन e रेज़ टू पावर 0x। वन का मतलब e रेज़ टू पावर 0x लिख दो इसे भी। ये के साथ हो जाती है, वन की बजाय x की पावर 0 या किसी और फॉर्म में लिखने के e रेज़ टू पावर 0x में लिख लो e रेज़ टू पावर माइनस x एंड e रेज़ टू पावर 2x। और अब बेहतर है कि सबको अलग अलग करके हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वी कैन राइट दिस एज वन अपॉन b प्लस वन e रेज़ टू पावर 0x। जिस तरह आप डेरिवेटिव को हर टर्म पे अलग अलग लगा सकते हैं, शुरू में यही कराया जाता है, सिखाया गया था कि हर एक के ऊपर डेरिवेटिव, इसी तरह से हर एक के ऊपर इंटीग्रेशन अलग अलग, इसी तरह से ये ऑपरेटर जो है इसे हर एक के साथ अलग अलग नंबर 4। एक एक करके हम कंसीडर करते जाएंगे और इसका आंसर आपको जाएगा, यहाँ कर देंगे। That will be our final YP. Let me call Y1 at Y equal to 1 plus I लेके here FT is तो सबका सीमित है, एक दफा लिख तो here FT, लेकिन यहाँ B जो है वो 0 है, जगह 0 करोगे तो f of B which is equal to f of 0 is equal to 1 not equal to 0। तो y1 आपके पास आ गया, therefore y1 is equal to वही आ जाएगा वापस, क्योंकि ये कांस्टेंट 1 अपॉन 1 e रेज़ टू पावर 0x, जिसका मतलब 1 है। तो ये आ गया आपके पास yp1। नाउ कंसीडर yp2। yp2 के लिए आपके पास b जो है वो -1 है। तो चलिए मैं लिख लूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। yp2 is equal to 1 upon d cube
plus 1 e raised to power minus x. Here b is minus 1. f of b यानी f of minus 1 d की जगह minus 1 पुट कर दो तो ये 0 आ गया। इसका मतलब है दिस इज सब केस 2। तो जब ये 0 आ जाए, फैक्टर हम वहां बना चुके हैं, ये बनाए हुए हैं m की फॉर्म में। तो एफ डी को आप लिख सकते हैं फैक्टर बना के d plus 1 and d square minus d plus 1. These are the factor। ये वो फैक्टर है जहां d की जगह -1 पुट कर रहे हैं तो 0 बना रहा है। ये अगर आप पुट करोगे d की जगह -1 तो ये 0 नहीं होगा। So here GD, G of D is d square minus d plus 1. F G of B, G of B which is equal to G of -1 minus 1 whole square minus of -1 plus 1 is equal to 3, not equal to 0. तो g of b is not equal to 0 क्योंकि जो फैक्टर 0 बना रहा था उसे हमने अलग कर दिया। अब yp2 लिखना है और उसके बाद yp3 निकालना है। तो अब मैं शुरू की चीजें मिटा रहा हूँ। तो अगर स्नैप खींच के डालनी है तो डाल दो। तो चलिए yp2 therefore yp2 is equal to g। अब आपके पास ये है g of b 1/3। इसकी पावर है 1 लिहाजा सिर्फ x और qx एज इट इज e raised to power minus x। तो ये आ गया आपके पास yp2। Now consider yp3. Let yp3 is equal to 1/dq plus 1 e raised to power 2x. Here b is 2. Yeah, the f of b is equal to f of 2 is equal to 2q plus 1 which is 9, not equal to 0. तो ये भी सब केस 1 का है, नॉट इक्वल टू 0 आया है। देयरफॉर yp3 is equal to 1/9 e raised to power 2x। तो ये आ गया आपके पास yp3। इन दोनों को इक्वेशन 4 में पुट कर दोगे तो yp आ जाएगा। यानी इक्वेशन 4 में क्या है, ये तीनों ऐड हो रहे हैं, लिहाजा इन तीनों को ऐड कर दोगे। अलग अलग करके हमने तीनों निकाले हैं। ये तीनों सर जी सर जैसे yp तो एक ही निकलता है ना, एक yc और एक yp दोनों को ऐड कर देते हैं, तो सर ये तीन क्यों निकाले? इस तरीके तो कह रहा हूँ कि मैंने तीन फैक्टर है ना, तीन अलग अलग फंक्शन है, तीनों डिफरेंट फंक्शन है। यहाँ पर e की पावर 0x है, यहाँ पर e की पावर -x है, यहाँ पर e की पावर 2x है, यहाँ पर b 0 है, यहाँ पर b -1 है, यहाँ पर b 2 है। तो जाहिर है डिफरेंट एफ बी आई, इसलिए हर एक सेपरेट करके निकाल लिया। और अब उन्हें चूंकि ये सब ऐड हो रहे हैं तो इसलिए अब इनको ऐड कर दो, तो दैट विल बी अवर yp। ये सवाल मैंने इसीलिए लिया है कि जरा बड़ा सवाल था, इसमें मुख्तलिफ थे।
लेकिन था सब केस 1 के। आगे आप देखेंगे कि मिक्स सवाल भी आएंगे, केस 1 केस 2 इकट्ठा होकर भी आ जाएगा, अभी तो हम इंडिविजुअल कर रहे हैं। सो देयरफॉर yp is equal to yp1 plus yp2 plus yp3। so this implies yp आपके पास आ गया, पहला आया था आपके पास 1 ही आया था, दूसरा आपके पास आया है 1/3 लिख लो या एक साथ लिख लो x की पावर -x, और तीसरा yp आया है आपके पास 1/9 e raised to power 2x। so let us call equation number 5। अब जब इन दोनों को ऐड कर दोगे that will be our final answer। Therefore y is equal to, we know that y is equal to yc plus yp। This implies y is equal to yc आपके पास आया था a1 e raised to power -x, a2 sin √3/2x plus a3 cos √3/2x, and this multiply by e raised to power x/2। ये तो आया था yc, इसमें ऐड कर दो, ये जो आया आपके पास 1 plus x e minus x/3 plus e2x upon 9। That will be our final answer। तो थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो yc भी बड़ा आया है और qx भी चूंकि बड़ा था इसलिए आपके पास qx भी बड़ा, yp भी बड़ा आया है। एक चीज नोट करो यहाँ पर जो बाद में काम आएगा, नया आर्टिकल जब हम करेंगे, अभी तो एक केसेस चल रहे हैं, इसके बाद एक नया आर्टिकल करेंगे, वहाँ काम आएगा। आप देखें कि yc में qx का एक पार्ट मौजूद था, जैसा yc में एक पार्ट था a1 e की पावर -x, qx में ये मौजूद था e की पावर -x, जो आपने y2 पे निकाला है, yp2 निकाला है। तो अगर yc में कोई ऐसी टर्म आ जाती है जो qx से मिलती जुलती हो तो वो हमेशा 0 वाला केस बनेगा, क्योंकि यहाँ yp में कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो yc में आ चुकी हो। yc में अगर कोई qx की टर्म आ गई है तो आप देखें कि yp में yc की एक टर्म आई है, लेकिन x से मल्टीप्लाई होके आई है, e की पावर -x यहाँ मौजूद है। बाकी तीनों टर्म वैसी ही हैं जैसा qx था। yp जो आया है, बाकी दोनों टर्म ऐसी हैं जैसी, सिवाय कांस्टेंट के, यहाँ भी हो सकता है कांस्टेंट चेंज हो जाता, सिवाय कांस्टेंट के जैसा qx था वैसे ही दोनों टर्म मौजूद हैं। लेकिन ये जो टर्म जो yc में आ चुकी थी ये x से मल्टीप्लाई होके आई है, तो ये x की किसी भी पावर से मल्टीप्लाई होके आ जाएगी, क्योंकि ये 0 वाला केस था। लिहाजा yp और yc में एक जैसी टर्म बिल्कुल नहीं होगी। अगर कोई आ रही है तो वो डिफरेंट हो गई ना, ये टर्म और ये टर्म में फर्क है, क्योंकि यहाँ सिर्फ e -x है और यहाँ x e -x है, तो x या x की किसी पावर से मल्टीप्लाई होके वो आएगा। तो yc में अगर qx का कोई फैक्टर रिपीट हो रहा है तो वो हमेशा 0 वाला केस बनेगा, और yp में वो फिर x से मल्टीप्लाई होके आएगा, x की किसी भी पावर से। तो ये था केस 1 के कुछ सवालात।
कुछ आप देखें कि 4.1 के 2 सवाल मेंशन किए हुए हैं, 31 और 35 आई थिंक, तो वो भी सवाल ट्राई कर लेना 4.1 से। अब हम चलते हैं केस 2 की तरफ। सर देखिए जी बोलें। सर सेकंड शीट नहीं मिली है सर। क्या नहीं मिली? सेकंड शीट जो है सर, जैसे सर आपने पहले एक शीट दी थी समर स्प्रिंग की सर, उसमें से सवाल लिखे हुए थे सर, सेकंड शीट नहीं मिली है। देखें जो शुरू में मैंने 8 शीट डाली हुई हैं, उसमें 4 शीटें जो हैं वो इसी की हैं जो सिलेबस है, और बाकी 5 शीटें जो डाली हुई हैं वो सवाल जो पहले जो हमने किए थे ना, शुरू शुरू में जो सवाल किए थे बगैर बोर्ड के, जी सर। उन सवालात को सॉल्व करके डाला हुआ है। ये 9 शीट यहाँ मौजूद हैं, यहाँ भी मौजूद है और वहाँ भी डाली हुई थी ये 9 शीट, और आपके सीआर को भेजा गया था ये शेड्यूल भी और ये सब कुछ भी, और यहाँ मौजूद है। आप इसको खोलें, ये शीटें मौजूद हैं। यस सर। तो केस 2 जो यहाँ शीट पे लिखा हुआ है उसे मैं केस 2 नहीं कह रहा, मैं इस शीट पे जो लिखा हुआ है, देखिए ये शीट है, इसमें शुरू के कुछ जो टर्म है वो सब क्रॉस लगाए हुए हैं। मैंने ये भी नहीं करा है, जिसको मैंने कहा है कि अगर मौका मिला तो हम आखिर में करेंगे, क्योंकि ये क्लास में बैठ के करने वाला आर्टिकल है। कैलकुलेटर आप लोग सॉल्व करके जवाब मुझे आप लोग देते रहोगे। मैं कैलकुलेटर लेके या सॉल्व करके कभी भी नहीं आता क्लास में कोई चीज़, तो वो कैलकुलेटर पे से आंसर देना होगा। ये न्यूमेरिकल किस्म के सवाल हैं जिसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत है। तो ये शीट डाली हुई है मैंने। इसमें जो केस 2 जिसको करार दिया गया है ये तो मैं आखिर में कराऊंगा, क्योंकि ये सबसे टफ कोर्स है, और ये मैं अभी करा रहा हूँ थर्ड वन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसमें मौजूद। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी क्यू एक्स, तो केस 2 जो कि शीट में केस 3 करार दिया हुआ है, लेकिन मैं इसे केस 2 कहता हूँ कि एक्सपोनेंशियल से के बाद इसी को होना चाहिए। केस 2, if qx is a sin bx, a sin bx हो और a cos bx हो, a sin bx हो और a cos bx हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। अब ये जो केस 2 है, ये मैं इसे केस 2 इसलिए कह रहा हूँ, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका जो है वो बिल्कुल केस 1 की तरह से है, थोड़ी सी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की नॉलेज दे दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। दूसरा मेथड जो है वो कुछ और है, बुक में उसके से भी सवाल सॉल्व हैं, लेकिन यही मेथड अगर रख लोगे जो मैं करवा रहा हूँ तो केस 1 जैसा बन जाएगा। केस 1 सबसे आसान केस था, क्योंकि आपने देखा कि सिवाय 0 आने की सूरत में थोड़े से 3-4 स्टेप हो जाते थे, अदरवाइज 3 स्टेप में अगर 0 ना आए एफ ऑफ बी तो 3 लाइनों में काम हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलस में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, मैंने भी पढ़ाया है, लेकिन ये चीज़ भी हमने वहाँ नहीं पढ़ाई, क्योंकि जस्ट कॉन्सेप्ट देने को हमसे कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट दे दें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर ये ई आई थीटा हो, ई आई थीटा हो सर तो थोड़ा ये बोर्ड एडजस्ट इक्वल, कर दो, क्या हुआ? तो बोर्ड एडजस्ट करते हैं, ऊपर का नहीं दिखा रहा, ऊपर का नहीं दिख रहा है? बोर्ड एडजस्ट करने के अंदर नहीं सर दिखता है, इनसे बोले अपना वो साथ में मीटिंग चैट ओपन कर लें, इनको सब साथ दिखता है। बस आपने बोल दिया तो उसने सुन लिया होगा। ई आई थीटा जो है ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के इक्वल होता है।
तो cos थीटा हो या sin थीटा हो वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो आप, या मैं इसे इस फॉर्म में लिख लूं EIB थीटा या BX, क्योंकि यहाँ BX है। तो ये जो है इक्वल होगा cos BX प्लस I sin BX। तो ये हम साइन हो या कॉस हो उसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे और फिर केस 1 की तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि cos x जो है वो इसका रियल पार्ट है और sin x जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। लिहाजा ये जो सवाल है a sin x के लिए हम लिखेंगे a sin bx को हम लिख सकते हैं। साइन जो है फंक्शन वो इमेजिनरी का एक सिंबल लगा दो बस im करके, इमेजिनरी ऑफ EIBX। और अब हम इमेजिनरी चलाते रहेंगे और आखिर में इमेजिनरी पार्ट कंसीडर कर लेंगे आंसर में। तो अगर साइन भी होगा तो हम ये यूज करेंगे, और अगर a cos a जाहिर है अपनी जगह पर है, चाहो तो उसे बाहर रख दो, एक तो कांस्टेंट नंबर है, a cos bx की जगह पर इसे बाहर भी रख सकते हो a को आप, क्योंकि ये रियल नंबर है। हाँ, अगर ये इमेजिनरी हो तो फिर अंदर ही होना चाहिए। रियल पार्ट ऑफ EIBX, तो ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल में। ये जाहिर है yp के लिए है, yc तो जाहिर है राइट हैंड साइड को आप 0 ले ही दोगे तो फिर इतना मसला नहीं बनता yc में। तो yp निकालने के लिए हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, तो केस 2 जो है वो केस 1 बन जाएगा। तो यहाँ इस केस के सिर्फ 2 ही सवाल दिए हुए हैं और बुक के एक्सरसाइज भी मेंशन नहीं है। तो चलिए पहला सवाल देखें, क्यूबिक है, दोनों क्यूबिक है। एग्जाम्पल नंबर 1, d क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस d माइनस 1 is equal to 4 sin x। This is equation number 1. Write a reduced equation d cube minus d square plus d minus 1y is equal to 0. Auxiliary equation m cube minus m square plus m minus 1 is equal to 0. ये अगर आप देखें तो ये तो फैक्टराइजेबल है, एम स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये सेम फैक्टर आ जाएगा, एम स्क्वायर कॉमन ले लो तो m माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन है तो m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो m स्क्वायर प्लस 1 बाकी बचे। तो ये फैक्टर आ गए, तो यहाँ से वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। m इज इक्वल टू सिंथेटिक डिवीजन करने से बच गए प्लस माइनस i। m is equal to 1 and m is equal to plus minus I। YC आपके पास आ गया, therefore YC is equal to A1 e raised to power x plus
A2 sin x प्लस A3 cos x ब्रैकेट ना लगाओ क्योंकि रियल पार्ट तो है ही नहीं जो ई से मल्टीप्लाई करेंगे आप। दिस इज योर वाई सी इक्वेशन नंबर 4। अब अगर यहाँ भी नोट करो आप तो वाई सी में वो फिगर मौजूद है, क्यू एक्स वाई सी में मौजूद है, वहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ A2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये भी 0 वाला केस बनेगा। इसका मतलब है ये भी x से मल्टीप्लाई होकर आएगा, x की किसी पावर से। तो फिर वो दूसरा मेथड है, वो मेथड ये ख़त्म करने की बात करेंगे। अब आपके पास YC आ गया है, YP। नाउ वी कैन राइट इक्वेशन नंबर 1। Equation number 1 can be written as y is equal to 1 upon d cube minus d square plus d minus 1 4 sin x। फोर साइन एक्स, जिसे हमने आपसे कहा कि इसे आप साइन एक्स है चूंकि तो इमेजिनरी करके, इमेजिनरी यहाँ लिखोगे क्योंकि यहाँ से भी इमेजिनरी कुछ निकलेगा। इमेजिनरी ऑफ वन को आपने ट्रांसफॉर्म सही किया है सर, इक्वेशन 1 को। 1 को मैंने आपसे कहा था कि जितनी भी बड़ी फिगर है आमतौर पे कुछ बुक में जो है ये वाई मौजूद है, बाद में लिखा है वाई, मैंने यहाँ पर पहले वाई लिखना भूल गया था। सर जो डिनोमिनेटर में भेजा है आपने वो प्लस d माइनस 1 है, आपने प्लस 1 माइनस 1 कर दिया। तो डी क्यूब बड़ी टर्म है, लेकिन अगर बुक में देखोगे हो सकता है बाज़ औक़ात ये करते हैं कि 4 sin x इसके ऊपर लिख देते हैं, तो वो मैं कहता हूँ कि वो नहीं करना। 1 अपॉन डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 1 ई रेज टू पावर। अब ये 4 को आप चाहें, जैसे मैंने लिखा था कि 4 को चाहें तो आप बाहर निकाल दें, चाहो तो यही लिख दो, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, 4 तो ऐसे ही रहेगा। तो इसलिए 4 चूंकि रियल नंबर है, इसको चाहो तो बाहर लिख दो। साइन एक्स की जगह पर आप लिखेंगे आई एक्स, क्योंकि बी यहाँ पर 1 है। नाउ दिस बिकम द केस नंबर 1, और अब इसे आप केस नंबर 1 की तरह से, तो हियर एफ डी is equal to d cube minus d square plus d minus 1, और b जो है x का कोफिशिएंट एक्सपोनेंशियल में i है, b is i। तो जब आप एफ बी निकालोगे, एफ बी यानी एफ ऑफ आई, तो आई क्यूब माइनस आई स्क्वायर प्लस आई माइनस 1, तो ये पहला आ जाएगा माइनस आई, ये आ जाएगा प्लस का 1 प्लस का आई माइनस का 1, ये आ गया 0 के बराबर। इट इज इक्वल टू 0। तो ये सब केस 2 आ गया। तो जाहिर है फैक्टर, अब फैक्टर ये है, ये जो रूट निकाले हुए हैं, ये जो लिखा हुआ है इसके भी मजीद इसका मतलब है फैक्टर बनेंगे। तो एफ डी जो फैक्टर आप निकाल चुके हो, m की जगह d माइनस 1 और d स्क्वायर प्लस 1 के जो फैक्टर होते हैं वो ये होते हैं d प्लस आई, d माइनस आई, क्योंकि यही रूट आपने बनाए हैं। तो d
माइनस आई को उधर ले जाओगे तो डी प्लस आई हो जाएगा, प्लस आई को उधर ले जाओगे तो डी माइनस आई हो जाएगा। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ डी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ ये एक ऐसी टर्म है जहाँ डी की जगह, जी सर ये जहाँ पे आपने डैश लगाया अभी इसके ऊपर वाले पार्ट में माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल नहीं होगा तभी तो जीरो हो गया सर। तो सभी उड़ा -1 + 1 से कैंसिल हुआ, आई सही सही, मुझे लगा वो इक्वल्स टू के उस साइड क्या लिखा आप, इक्वल टू 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तभी तो फैक्टर बनाए हमने। तो अब ये जो फैक्टर है ये एक ऐसा फैक्टर है जो इसे 0 बना रहा है। यहाँ डी की जगह आई रखोगे 0 नहीं आएगा, यहाँ डी की जगह आई रखोगे 0 नहीं आएगा, यहाँ डी की जगह आई रखोगे तो आई माइनस आई 0 हो जाएगा। तो ये वो फैक्टर है जो 0 बना रहा है। इसका मतलब बाकी ये जो दो हैं ये जी डी हो गए। दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाई जी डी, देयरफॉर जी डी therefore GD is equal to D minus 1 and D plus I। यहाँ पर आप G of B, G of I minus 1 and I plus 1 I, तो इसे आप 2I into I minus 1 ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2I स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा और माइनस 2I हो जाएगा। तो बेहतर है फिर माइनस 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस I इनसाइड है। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सिर्फ I अंदर ले जाते तो -1 और माइनस I आ जाता। अब ये वैल्यू जो आप सॉल्यूशन लिखते थे therefore yp is equal to, देखिए 4 पहले से मौजूद है, इमेजिनरी 4 के बाद इमेजिनरी ऑफ इनसाइड के लिए हम लिख रहे हैं। ये आया है आपके पास g of b, जिसे आप 1 में लिखोगे -2 into 1 plus I, 1/FB लिख दिया। और ये जो एक फैक्टर है इसकी पावर 1 है उसके लिए आ गया x, और बाकी जो QX था वो एज इट इज EIX एज इट इज। तो ये आपने लिख दिया YP। लेकिन यहाँ पर अभी 2 प्रॉब्लम है। यहाँ पर अभी 2 प्रॉब्लम जो है वो ये है कि एक तो ये आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जब फैक्टर कोई कॉम्प्लेक्स फैक्टर 1 में लिखा हो तो उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। दूसरे जाहिर है जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो इसको रिप्लेस कर ये है cos x प्लस I sin x। तो यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ओपन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आंसर लेना है। तो दिस इज इक्वल टू, अब देखें ये x भी रियल है, ये -2 भी रियल है। इसे इस क्रम से बाहर निकाल दो। 4 पहले से मौजूद है, x और -2 ये आपने इमेजिनरी से बाहर निकाल दिया क्योंकि ये रियल थे। सर जी एक दफा YP बता दें हमने किस तरह लिखा। अभी जो हमने केस 1 किया था उसमें हमने क्या लिखा था, जो भी FB आया था 1/GB लिख दिया था। तो ये GB आया है तो 1/GB लिख दिया। QX एज इट इज रहता है। X की पावर लिखी जाती है, पावर वो होती है जो इस फैक्टर की पावर हो जो 0 बना रहा है। तभी तो इसीलिए तो केस 1 का सवाल रिपीट किया था, उसमें नॉन जीरो जीरो वाले दोनों केसेस उसमें मौजूद थे, दोनों सब केसेस वहाँ मौजूद थे।
तो GB 1/GB into x into EIX। अब आपके पास इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो कॉन्जुगेट होता है 1 + i का 1 - i। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और इसे चाहो तो अभी चले फिलहाल ऐसे ही रहने दो, बाद में इसे हम लिख देंगे जो ऊपर प्रॉपर्टी लिखी थी। तो डिनोमिनेटर को ये कैंसिल कर दो तो -x/2 बाकी बचा। इमेजिनरी 1 + i 1 - i, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो अभी हमने फैक्टर बनाए थे d - i d + i। दिस इज d + i d - i टाइप की चीज है, तो d² + 1। तो इनका जो प्रोडक्ट निकालोगे तो ये 2 के इक्वल आएगा, और ये EIX को आप लिख दीजिए cos x + i sin x, जो मैंने शुरू में लिखा था थ्योरी में। तो ये 2 इज अगेन, ये मैंने गलत लिख दिया, 2 ऊपर होगा, -2 होगा। तो ये जो 2 बाहर निकालोगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2x। सो नाउ yp इज 2 अगेन। ये 2 जो है आपके पास रियल नंबर है, इसको भी बाहर निकाल दो साइन से, तो जस्ट आपके पास -x बाहर रह गया। इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो एक आ जाएगा cos x + i sin x, और जब -i से मल्टीप्लाई करोगे तो -i cos x एंड प्लस sin x। तो हमें इस इमेजिनरी को का मतलब है यहाँ जितने भी इमेजिनरी नंबर लिखे हैं उनको सिर्फ लेना है, जो रियल पार्ट लिखा हुआ है वो नहीं लेना। तो देयरफॉर yp आपके पास आ गया -x इनसाइड विदाउट, जो i के साथ हैं उनके i रखना नहीं, सिर्फ sin x इमेजिनरी पार्ट निकालना है, जिसके साथ i लगा हुआ है वो लिखना है। i लगा हुआ है sin x के साथ और -cos x, तो ये आपके पास आ गया yp। दिस इज yp। दोनों को ऐड कर दोगे, देयरफॉर y = yc आपके पास पहले आ चुका है a1 ex + a2 sin x + a3 cos x। अब मैंने आपसे कहा देखो sin x और cos x दोनों आ चुके हैं, yp में भी sin x भी आया है, cos x भी आया है। तो ये याद रखिएगा कि अगर x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो अगर एक ही फंक्शन है sin x तो ज़रूरी नहीं है कि yp में सिर्फ sin x आए, sin x भी आ सकता है और cos x भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। sin x की बजाय सिर्फ cos x भी आ सकता है, सिर्फ sin x भी आ सकता है, तो दोनों के आने के चांस हैं। अब ये दोनों यहाँ आए हैं और दोनों x से मल्टीप्लाई होके आए हैं, क्योंकि अगर ये x नहीं होता तो ये इसमें और इनमें कोई फर्क नहीं होता। यहाँ भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और परफेक्ट कांस्टेंट होता, दोनों ऐड हो जाते। तो इसलिए जो पिछली बार मैंने बताया कि जब भी कोई qx में yc की टर्म आ गई तो वो yp में भी आएगी, लेकिन x की किसी पावर से मल्टीप्लाई होके। तो चाहो तो इसे ओपन करके लिख दो -sin x, चाहो तो ऐसे ही रहने दो +x cos x। दैट विल बी द आंसर। दूसरा पार्ट भी जो सवाल दिया हुआ है वो कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बेहतर है कि अगर आपको किसी के पास हो मैथमेटिकल मेथड की बुक
तो वहाँ इसके और बहुत से सवाल मिल जाएंगे। इस बुक में इसके सवाल कुछ कम हैं, इसीलिए ये अलग से दिए हुए हैं आपको। तो अगर मैथमेटिकल मेथड की बुक मिल जाए कहीं से तो ले लेना। एक्सरसाइज है मेरा ख्याल है 10.2, और नहीं तो मुझे सर कल हमारे बता पास पेपर में कहाँ से आएंगे सवाल, कौन मतलब किस जगह से आएंगे? क्या सवाल तो मैंने खड़े खड़े बना देता हूँ इसके, तो जरूरी थोड़ी है कि जो बुक है इससे जो हेलो सवाल करते सर, रहे वही आवाज़ नहीं आ रही आपकी। भाई। सवाल तो जरूरी नहीं है कि बुक से, कोई सी भी बुक से आए। ये आपकी जो है बुक, ये आपकी सिलेबस की बुक है, कोर्स की बुक है जो पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें मैथमेटिकल मेथड का जिक्र है, जो कि रेफरेंस के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो रेफरेंस बुक से भी सवालात आ सकते हैं, और मैथमेटिकल मेथड की बुक बहरहाल इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में मौजूद है। तो रेफरेंस में मैथमेटिकल मेथड बाय SM यूसुफ, तो अगर आप में से किसी के पास है तो शेयर कर लेना एक्सरसाइज 10.2, नहीं तो कल मुझे बता देना, मैं यहाँ पर लाके पेज खोल दूंगा, आप उसकी एक पिक्चर आई जाएगी फिर। सर इस तरह तो हमारे पास बहुत सर, उसकी सारे अगर क्वेश्चन नहीं हो PDF जाएंगे निकाल सर। अब 2 सवाल करके रखोगे इम्तिहान के लिए क्या? ये 2 सवाल आपको यहाँ दिए हुए हैं, बहुत सारे सर सवाल आप 2 प्रैक्टिस सवाल कहाँ नहीं, से कम से करोगे? कम 20 तो कर प्रैक्टिस कहाँ लेंगे, से लेकिन ये करोगे? तो बहुत सारे सारे सवाल हो जाएंगे और एक सवाल लेंथी भी इतना है। तो आपसे सवाल करने को कौन कह रहा है कि सवाल करो? मेथड देखो किस मेथड से किया है। ये तो अभी चलिए सिंपल है। तीसरा मैंने सेकंड केस जो यहाँ दिया हुआ था वो कल आएंगे, तो कल हो सकता है यही इसी को रिपीट करें हम, क्योंकि ये तो इसका अनदर मेथड भी है ना, वो थोड़ा आसान सा है, बुक में आपके वही दिया हुआ है। चलें ठीक। सर, तो वो जरा मैथमेटिकल आसान सा है, मेथड की लेकिन कोई इतना PDF आसान आप शेयर नहीं कर है, इतना आसान वो भी नहीं है। तो इसलिए एक और मेथड है इसका, वो करेंगे। पहले दूसरा सवाल कर लें, प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल तो करोगे ना, उस सवाल के लिए आपको रेफरेंस बुक दी जाती है। यहाँ भी देखेंगे एक्सरसाइज, अभी मैंने बुक खोली नहीं है इसकी, ये अभी तो मैं आपको जो दिए हुए थे सवाल उन्हीं से करा रहा हूँ। तो चलिए एक सवाल और जो दिया हुआ है इसी में शीट पर, वो करते हैं। तो cos x का सवाल दिया हुआ है दूसरा। d क्यूब एग्जाम्पल 2, d क्यूब -2d स्क्वायर -3d प्लस 10 y इज इक्वल टू 40 cos x, 40 cos x। So let us call equation number 1. तो यूजुअली मैं इतने YC निकाल लिए हैं, YC में निकालता नहीं हूँ, तो निकाल लेना भाई घर पे। मैं सिर्फ YP निकालता हूँ, लेकिन चलिए क्योंकि अब फिर सिंथेटिक डिवीजन आएगा, रिड्यूस्ड इक्वेशन d क्यूब -2d स्क्वायर -3d प्लस 10 y इज इक्वल टू 0। चेक कर रहा हूँ कि सवाल मैंने सही उतारा है कि नहीं। d क्यूब -2d स्क्वायर -3d प्लस 10, ठीक है। रिड्यूस्ड इक्वेशन आ गई, ऑक्सिलरी इक्वेशन m क्यूब -2m स्क्वायर -3m प्लस 10 इज इक्वल टू 0।
डायरेक्ट क्यूबिक इक्वेशन है, वो तो फैक्टर बन गए थे, आराम से मसला हल हो गया था। Here Fm is m cube minus 2m square minus 3m plus 10 1 रखोगे f of 1 minus 2 minus 3 plus 10 is equal to 6 not equal to 0। 1 तो इसका रूट नहीं है। -1 रख के देखो, -1 minus 2 plus 3 plus 10 is equal to 10 not equal to 0। प्लस 2 रख के देखो, ठीक है, फेयर वर्क है। कैलकुलेटर से तो फॉर्मूला बता दोगे कि -2 पे हो जाएगा, तो ये फेयर वर्क है। स्टेट्स की कीमत होती है भाई। सर फेयर वर्क किया तभी बता। f of 2 is equal to 2 रखोगे तो 8 minus 8 minus 6 plus 10 is equal to 4 not equal to 0। f of -2 देख लो, -2 रखोगे तो ये -8 ये -8 ये +6 ये +10 is equal to 0। तो -2 पर 0 आ गया। जाहिर है अगर आपने फेयर चेक किया तो बहुत अच्छी बात है कि अपने तौर पे आपने ट्राई कर लिया, ट्राई कर लेना चाहिए। जाहिर है मैं तो समझाता जा रहा हूँ, इस वजह से टाइम ज़्यादा लगता है, खुद कर लो तो अच्छी बात है। तो f of -2 is 0, -2 से डिवाइड कर दो, मेरा ख्याल है मैं यही काम कर लूँ। -2 से आप डिवाइड करेंगे, कोफिशिएंट आपके पास है 1 -2 -3 and 10। पहला वाला एज इट इज, ये -2 ये -4 हो गया, -8 + 8 आ गया तो 5 और -10 आ गया तो 0। तो दूसरा फैक्टर आपके पास, एक तो फैक्टर हो गया है m + 2 जिससे आपके पास रूट आएगा -2। दूसरा फैक्टर आपके पास आया है 1 m स्क्वायर 1m स्क्वायर m स्क्वायर -4m + 5 इज इक्वल टू 0। और जाहिर है ये कॉम्प्लेक्स रूट देगा। तो चलो एक रूट तो m-2 है, दूसरा रूट बताओ क्या आया। बाकी दोनों रूट कॉम्प्लेक्स क्या है। 2 + iota 2 - iota क्या है 2 + iota 2 - iota 2 + iota 2 - iota जी 2 ± iota। ये कैसे आया? अच्छा 4 आ गया। 2 ± iota तो yc लिख दो। Therefore yc is a1 e raised to power -2x plus a2 9x plus a3 cos x multiplied by e raised to power 2x। Let us solve equation। अब यहाँ देखिए आप, मोबाइल दे दो वाला मोबाइल दे दो। यहाँ देखिए आपके ऐसी कोई टर्म Q में नहीं है, ये टर्म Q में मौजूद है लेकिन ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये भी टर्म जो है इन दोनों में से कोई भी टर्म नहीं है QX में। लिहाजा ये जो केस बनेगा ये नॉन जीरो का केस बनेगा।
तो नॉन जीरो केस बनेगा तो जल्दी हल हो जाएगा, लेकिन कॉन्जुगेट आ सकता है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। अब आप देखें कि वाई पी वाई सी आपके पास आया है, साइन एक्स आया है, कॉस एक्स आया है, लेकिन ई टू एक्स से मल्टीप्लाई होके आ रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये और वो टर्म सेम है, डिफरेंट है अब ये टर्म। तो नाउ कंसीडर वाई पी। One implies, equation number one implies y is equal to 1 upon d cube minus 2d square minus 3d plus 10 e raised to power 40 e raised to power ix, और ये जाहिर है कि cos x है जो कि रियल पार्ट है, तो चलो अभी तो मैंने वो नहीं लिखा, तो 40 cos x से लिखो 40 cos x, फिर इसे कन्वर्ट करो ex में, तो 40 को आप बाहर निकाल दें, रियल ऑफ 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 10 e रेज टू पावर ix। इसका अब हमें जो फाइनल आएगा उसमें से रियल टर्म्स लेनी होंगी, इमेजिनरी को ड्रॉप कर देंगे। तो आप देखें कि एफ डी आपके पास है डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 10, और b आपके पास है जस्ट x। f ऑफ b is equal to f of I, b is just I, coefficient of x is I, f of I raised to power 3 minus 2I square minus 3I and plus 10, सिंप्लीफाई करो तो ये -1, ये -2, ये -3i माइनस आई आएगा, आई क्यूब मीन माइनस आई, और ये प्लस हो जाएगा एन प्लस 10, तो ये रियल पार्ट में 12 आ गया और इमेजिनरी -4 आ गया आई, तो यहाँ भी बेहतर है 4 कॉमन ले लो, तो 3 माइनस आई बचेगा विच इज नॉट इक्वल टू 0। एफ भी जो है नॉट इक्वल टू 0 आया, तो जाहिर वाई पी में आप 1 अपॉन दिस लिख दोगे डायरेक्ट। So therefore yp, this implies yp is equal to 40 पहले से मौजूद है आपके पास, रियल ऑफ 1 अपॉन fb आपके पास आया है 4 इंटू 3 माइनस आई e रेज टू पावर ix, ये है yp। अब चूंकि अगेन यहाँ पर डिनोमिनेटर में आई आ रहा है तो आपको रेशनलाइज करना होगा, पहले इस 4 को भी बाहर निकाल दो, तो 40 अपॉन 4 रियल ऑफ, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो 3i 3 माइनस आई 3 प्लस आई, और बेहतर है कि यहीं पर आप इसको एक्सपेंड करके लिख दें cos x प्लस आई साइन x। सर ऊपर से आपका बोर्ड नजर नहीं आ रहा। ये जी अरे सर नजर आ रहा है, अपने साइड में कोई पैनल खोल लो, दिख जाएगा पूरा भाई, ऐसे ठीक है। सर ऊपर कर दे स्क्रीन। बस सही। अब देखिए अगेन डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, 10 आएगा, उस 10 को भी बाहर निकाल देना और दोनों ब्रैकेट को ओपन करके लिख दो।
देन रियल ऑफ, ऊपर तो है आपके पास, ओपन करोगे तो 3 cos x प्लस 3i sin x प्लस i cos x माइनस sin x, और नीचे आ जाएगा आपके पास 10। इस 10 को भी इस 10 से कैंसिल कर दो, इसका सिर्फ रियल पार्ट जो है दैट विल बी yp। दिस इंप्लाइज yp इज इक्वल टू 10 10 कैंसिल, रियल कौन सा है, ये रियल है, इसमें आई नहीं है और इसमें आई नहीं। तो 3 cos x minus sin x is your yp equation number 5। Therefore, finally, ये क्या किया तुमने तुम? हाँ? मैंने अनम्यूट भी किया था। क्या लिख दी, किसी ने तकरीर लिख दी है। y is equal to a1 e minus 2x plus a2 sin x plus a3 cos x e raised to power 2x, और इसमें अब yp ऐड कर दो, 3 cos x minus sin x, that will be the answer। सर तो ये जो चैप्टर है इंटीग्रेशन के बगैर है, मजा आ रहा है ना? हाँ बोलो। सर ये रियल और सर इमेजिनरी हमें कैसे पता चलेगा ये रियल से सॉल्व करना है और इमेजिनरी से? ये सॉल्व तो हमने ये इसको कन्वर्ट किया है EIX में। हमें तो ये कॉस है तो कॉस हमने लिखवाया था ना, मैं जो पहले लिखा था मैंने कि कॉस उसके साथ आई नहीं है, जब भी कॉस होगा तो वो रियल होगा, जब भी साइन होगा तो वो इमेजिनरी होगा। यस सर। क्योंकि साइन जो है इसका इमेजिनरी पार्ट होता है और कॉस जो है इसका रियल पार्ट होता है। ये कॉस की जगह हमने रियल लिया है। पहले वाले पार्ट में साइन था तो हमने इमेजिनरी लिया था। जी सर। तो मैंने रिलेशन लिखवाई थी EI थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आई जो था वो साइन के साथ था, कॉस के साथ नहीं था। यस सर। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सर जी बोलें। सर ये जो क्विज हुआ था, क्विज का जो क्वेश्चन नंबर 4 था, जी मतलब x प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। हाँ, तो ये कराया तो है मैंने आज शुरू में, उस टाइम सर नहीं थे आपने क्या? ये नहीं मैं आपसे वही मैंने बोला एंड में पूछ लूंगा। ये हाँ, था कि बोल। मतलब पहले जब हमने खुद किया था तो 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू सी आंसर आया था, क्योंकि ये y इज इक्वल टू यू एक्स फंक्शन से होगा ना, लैम्डा वाला फंक्शन जब लगाते हैं। आप जो भी लगा लें, मैंने तो लेमडा वाला फंक्शन लगाए बगैर काम किया है ना भाई। वो तो y इज इक्वल होमोजीनस टू चेक यू कर, एक्स। लेमडा जी जी तो आप होमोजीनस चेक करने के लिए लगाते हैं, उसके बाद तो y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे ना। यस सर, वही सर। मैंने वहां से सर शुरू करके वो कराया, उसे देख लो आप और अपना चेक कर लो, कंपेयर कर लो, फिर बता देना कल। ठीक है सर। तो मैंने आपको ये भी बताया कि अगर वहाँ हाफ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड पहले वाले पार्ट को करोगे तो हाफ बाहर आ जाएगा। हाफ बाहर आने का मतलब है कि वो फिगर अंडर रूट में चली जाएगी और अंडर रूट एक्स फिर अलग से मल्टीप्लाई होके आएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई किए नहीं करना चाहते, 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड एक फैक्टर को करना चाहते हो तो वो भी करके देख लो, तो फिर रूट आ जाएगा दोनों में। ओके, अल्लाह हाफिज़।